नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण अध्याय है, उसको हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है, आपको पता है दोस्तों, कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और इसका लेक्चर नंबर 2 हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसका लेक्चर नंबर 2 आप सभी के सामने हम लोग रखेंगे। अपनी क्लास का जब हमने शुरुआत की थी, यानी इस चैप्टर का जब हमने लेक्चर नंबर 1 किया था, तो हमने सबसे पहले आप सभी के साथ वनस्पति का क्या मतलब होता है वो देखा था, कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे मौजूद होते हैं, उन्हीं को हम लोग वनस्पति कहते हैं। और फिर हमने आपके साथ ये देखा था कि हमारे ये जो महत्वपूर्ण वनस्पतियां या फिर ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें जंगल के अंदर मिलते हैं। और इसी जंगल के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे क्या मिलते हैं दोस्तों, जानवर मिलते हैं, जिन्हें हम लोग वन्य प्राणी के नाम से जानते हैं। हमने देखा था कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया गया है, हमने अपने जंगलों को या फिर अपनी वनस्पतियों को 5 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। हमने डिस्कशन किया था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, जिसको हम लोग वर्षा वन भी कहते हैं, इनकी विशेषताओं को देखा था। और उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ आपके जो पर्णपाती वन होते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कशन किया था। इन दोनों वनों की विशेषताएं, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां और ऐसे ही इन क्षेत्रों के अंदर कौन से प्रकार के जानवर हमें मिलते हैं, उनका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ बढ़ेंगे आगे और मुख्य तौर पर कुछ और चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ये देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले मुख्य तौर पर कटीले वन तथा हमारी जो झाड़ियां होती हैं, भारत के अंदर तीसरे प्रकार के ये जो हमारे वन होते हैं, जिन्हें हम लोग कटीले वन तथा झाड़ियां कहते हैं, इनको देखेंगे। उसी के साथ हमारी एक और प्रकार के वन होते हैं या फिर वनस्पतियां होती हैं, जिनको हम लोग पर्वतीय वन कहते हैं। ये कहां पर मिलते हैं, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, यहाँ पर किस प्रकार के हमें जानवर मिलते हैं, उनको देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे मैंग्रोव वन के बारे में। किसके दोस्तों, मैंग्रोव वन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये मैंग्रोव वन क्या होता है, ये हमें कहां पर मिलता है। और फिर इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको एक एक कर अपनी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में, पर्वतीय वनों के बारे में, मैंग्रोव वन के बारे में, और इस चैप्टर से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको एक एक कर डिस्कस करते चलेंगे। शुरुआत कर देते हैं दोस्तों आप सभी के साथ मुख्य तौर पर। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कटीले वन तथा झाड़ियां, है ना। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कटीले वन तथा झाड़ियां। देखिए, ऐसे हमारे इलाके भारत के अंदर, हमारे ऐसे क्षेत्र जहां पर हम लोग 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होते हुए देखते हैं, यानी कि ऐसे भारत के इलाके जहां पर बहुत कम बारिश होती है, वर्षण होता है, बहुत कम क्या देखते हैं आप लोग, बारिश का होना देखते हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर हमें कटीले वन देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि भारत के ऐसे इलाके जहां पर एक साल के अंदर लगभग 70 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है, ऐसे इलाकों के अंदर हम लोग कटीली झाड़ियों या फिर कटीले वनों को प्राप्त करते हैं और देखते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों को अगर हम देखें कि ये जो हमारे इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये मुख्य तौर पर हमें उत्तर पश्चिमी भारत में मिलते हैं। क्या मिलता है, आप अगर भारत के मानचित्र को देखें तो ये हमारा उत्तरी इलाका होता है दोस्तों, और इधर के क्षेत्र को हम लोग पश्चिम कहते हैं। तो भारत की ये जो हमारी कटीली झाड़ियां हैं, ये हमें मुख्य तौर पर क्या है, हमारा ये जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, उत्तर और पश्चिम के बीच का जो भाग है, यहाँ पर देखने को मिलती है। मुख्य तौर पर गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और हरियाणा हुआ। ये भारत के ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमें कटीली झाड़ियां देखने को मिल जाती हैं या फिर वन देखने को मिल जाते हैं। तो कटीली झाड़ियों वाले ये जो वन है, ये ऐसे इलाकों में मिलते हैं जहां पर एक साल के अंदर 70 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। हम भारत के अंदर देखते हैं कि जो हमारी उत्तर और पश्चिम दिशा के इलाके हैं, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा हुआ, इन राज्यों के अंदर हम लोग मुख्य तौर पर क्या देखते हैं दोस्तों, कटीले वन और झाड़ियों को देखते हैं। अच्छा, इस प्रकार के जंगल में ना हम कुछ स्पेशल प्रकार की वनस्पतियों को देखते हैं, या फिर हम पादपों को, या फिर हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को देखते हैं। ये जो हमारे कटीले जंगल होते हैं, कटीले वन होते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ भिन्न प्रकार के अपने पेड़ पौधों को देखते हैं। किन को देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है बबूल, उसी के साथ हमें यहाँ पर मिलता है खजूर, यूफोबिया और कैक्टस। चलिए आपके चित्र को दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमें हमारे ये जो कटीले झाड़ियां होती हैं, जहां पर बारिश कम होती है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र आपको दिखता है दोस्तों,
वहां पर हम लोग खजूर के पेड़ों को देखते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग वहां पर कैक्टस के पेड़ों को देखते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग वहां पर बबूल के पेड़ को देखते हैं और यूफोबिया, है ना, इस प्रकार के पेड़ को देखते हैं। तो ये जितने भी हमारे पेड़ दिख रहे हैं, ये ऐसे पेड़ हैं, ये ऐसी वनस्पतियां हैं जो आपको कम वर्षा वाले, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कटीले वनों के अंदर आपको पाती हुई दिखती हैं। तो ये कम वर्षा यानी कि कम पानी के अंदर जीवित रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि कटीले वनों के अंदर जो पेड़ हैं वो कुछ कुछ अंतराल पर उगते हैं और उनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक होती हैं, है ना। अगर आप देखें कि जो हमारे मुख्य तौर पर वो जंगल होते हैं, वो वृक्ष होते हैं जो आपको कहां पर देखते हैं, जो आपको मुख्य तौर पर देखते हैं हमारे हरियाली वाले इलाके में। तो ये जो हमें हरियाली वाले इलाकों के अंदर हमारे पेड़ पौधे दिखते हैं, उनको हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे हरियाली वाले पेड़ पौधे होते हैं ये हमें एक ही स्थान के अंदर दिख जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, कि जो हमारी कटीली झाड़ियां होती हैं, इनके अंदर पेड़ों के बीच में दोस्तों आपको क्या दिखता है, डिफरेंस दिखता है, अंतर दिखता है ना, कि आपको क्या दिखता है कि एक पेड़ यहां है और उसके बाद दूसरा पेड़ आपको बहुत दूर दिखता है। तो यही बात बताई गई है कि कटीले पेड़ों के अंदर मौजूद जितने भी हमारे वृक्ष होते हैं वो आपको गैप्स के अंदर दिखते हैं, अंतराल के अंदर दिखते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर आपको काफी गहराई तक जाती हुई दिखती हैं, कि ये काफी गहराई तक क्या करते हैं, अपने जड़ों को पहुंचा देते हैं और इन्हीं जड़ों की मदद से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पानी की प्राप्ति करते हैं। तो अभी तक हमने भारत के संदर्भ में मौजूद जो हमारा तीसरे प्रकार की वनस्पति है, जिसे हम लोग मुख्य तौर पर कहते हैं हमारी कटीली झाड़ियां तथा हमारी जो वन कहलाते हैं, उनका डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि ये जल का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी हमारे पेड़ हैं ये आपको ऐसे क्षेत्रों में दिखते हैं जहां पर पानी की हमें कमी दिखती है। तो हम देखते हैं कि ये जो जल का संरक्षण है, इसे करने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो तने होते हैं, है ना, आप क्या देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में मौजूद जितने भी हमारे ये पेड़ होते हैं, चाहे हमारे खजूर का पेड़ हो, कैक्टस का हो, आप देखते हैं कि बबूल का हो, या फिर आप देखते हैं कि यूफोबिया हमारा ये पेड़ हो, इसके अंदर आप देखते हैं कि जो इनका ये तना होता है ना, तना दोस्तों, ये जो तना होता है, इस तने के अंदर ही आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा मोटाई होती है और ये तना क्या कर लेता है, ये तना अपने अंदर पानी को अवशोषित करके रखता है। तो आप देखते हैं कि जल का जो संरक्षण होता है, जो जड़ें होती हैं वो जमीन की गहराई में बहुत अंदर तक जाती हैं और आप देखते हैं कि जमीन की गहराई में जाने के बाद ये जो आपकी पेड़ की जड़ें होती हैं वो पानी को खींचती हैं और उसके बाद ये जो तना होता है पेड़ का, यहां पर आप लोग देखते हैं कि पानी क्या रहता है दोस्तों, सुरक्षित रहता है या फिर अवशोष जमा रहता है और यहीं पर इसी वजह से ये पेड़ जीवित रहते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि पानी ज्यादा होने की वजह से यहां पर आप देखते हैं कि जितने भी तने होते हैं वो गूदेदार यानी कि मोटे मोटे आपको दिखते हैं। जितने भी हमारी कटीली झाड़ियों के अंदर मौजूद हमारे वृक्ष होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो थोड़े बड़े और चौड़े होते हैं क्योंकि उनमें पानी जमा होता है। जड़ों के अंदर गहराई तक आप देखते हैं कि जड़ें जमीन में जाती हैं जो पानी को खींचती हैं और उसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी जो पत्तियों का रूपांतरण होता है वो कांटों में होता है, कि यहाँ पर आपको पत्तियां बहुत कम मिलेंगी, इनके अंदर आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, कांटे ही कांटे आपको ज्यादा दिखते हैं। तो अभी अभी हमने कटीले वन या फिर हमारी जो कटीली झाड़ियां क्या होती हैं, भारत में ये किन किन इलाकों में पड़ती हैं, इसमें यहाँ पर कितने प्रकार के तापमान की जरूरत होती है, कितनी बारिश आपको होती हुई दिखती है, वो हमने देखा। अब इस क्षेत्र के अंदर कौन से जानवर हमें दिखते हैं उसको डिस्कस करते हैं, है ना। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इस क्षेत्र के अंदर हमें किस प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग देखें कि इस प्रकार के वनों में या फिर इस प्रकार के हमारे जो ये आप देखते हैं कि जंगल होते हैं, उसके अंदर हम लोग ऊंट, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, इस प्रकार के जानवरों को देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपका ऊंट हुआ, उसके साथ आप देखते हैं कि ये रेगिस्तान की लोमड़ी हुई, उसी के साथ आप देखते हैं कि आपके घोड़े हुए या फिर आप देखते हैं कि आपके गधे हुए। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपको मुख्य तौर पर कहां पर मिलते हैं, ये आपके कुछ ऐसे जानवर हैं जो मुख्य तौर पर आपको हमारे कटीले वन या फिर आप लोग कह सकते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों के अंदर आप क्या देखते हैं कि इनको रेगिस्तानी इलाकों के अंदर आप लोग देखते हैं कि इनको हम लोग देखते हैं, है ना। रेगिस्तानी इलाकों के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम इनको देखते हैं। तो अभी भी हमने कटीले वनों के बारे में पढ़ा, कटीले वन क्या हैं, कटीले वन हमें कहां दिखते हैं, कटीले वनों के अंदर कितनी बारिश होती है, वहां पर मिलने वाले मुख्य पेड़ कौन से हैं और उसी के साथ साथ वहां पर किस प्रकार के हमें जंतु दिखते हैं, उनका हमने डिस्कशन किया। तो यहां से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हमें दिखता है हमारा ऊंट, उसी के साथ छोटे चूहे, खरगोश, लोमड़ी, जंगली गधा, घोड़ा, ये सभी जानवर हमें मिलते हैं। अब भारत के अंदर मौजूद हमारी एक और प्रकार की क्या होती है दोस्तों, वनस्पति का रूप है या फिर हमारे एक और प्रकार के जंगल होते हैं। अभी तक हमने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में पढ़ा, जिनको हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं, जहां पर बहुत अच्छी मात्रा में बारिश होती है। फिर हमने पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ा। उसी के साथ साथ आज की हमारी इस क्लास में हमने कटीली झाड़ियां और उसी के साथ साथ आपके कटीले वनों के बारे में पढ़ा।
और अब हम लोग आपके साथ भारत के अंदर मौजूद हमारी चौथी प्रकार की जो वनस्पति के प्रकार हैं या फिर जो हमारे चौथे प्रकार के जंगल हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके सामने लिखा है दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे हैं पर्वतीय वन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्वत का मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं पर्वत का मतलब क्या होता है दोस्त। पर्वत का मतलब होता है, इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसे आप लोग पर्वत भी कह सकते हैं या फिर आप लोग इसे पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग माउंटेन कहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे ऐसे पेड़, हमारे ऐसे जंगल जो मुख्य तौर पर हमें पहाड़ी इलाकों में दिखते हैं, उन्हीं को हम लोग पर्वतीय वन कहते हैं। तो मैदानी इलाकों के अंदर जो हमारे पेड़ हैं और जो रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पेड़ हैं, वो पहाड़ी इलाकों से, पर्वतीय इलाकों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी विशेषताओं को एक एक कर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हमारे जो पहाड़ों के क्षेत्र हैं, उनमें पाए जाने वाले जो हमारे जंगल होते हैं, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले हमारे वन या फिर जंगल होते हैं, उन्हीं को हम लोग पर्वतीय वन के तौर पर पुकारते हैं। तो भारत के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, जो हमारा पहाड़ी इलाका है वो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का इलाका है। और इस क्षेत्र के अंदर मौजूद जो हमारी क्या होती है, वन होते हैं या फिर वनस्पतियां होती हैं, उनको हम लोग पर्वतीय वन के तौर पर जानते हैं। आप देखते हैं कि इस प्रकार के वन में, ये इस प्रकार के जंगल में, पर्वतीय वन के अंदर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग किस्म की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर आप लोग एकदम ऊपर जाएंगे पर्वतीय वनों के अंदर, जो एकदम आपको हिमालय का टॉप दिखता है, तो वहां पर आप लोग अलग प्रकार की वनस्पतियों को देखेंगे। वहीं अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में हैं तो आपको अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। अगर आप हिमाचल में हैं तो आपको अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। अगर आप लोग उत्तराखंड के अंदर हैं तो आपको अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। तो ऊंचाई के हिसाब से आप पर्वतों के अंदर क्या देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों को देखते हैं। अगर आप 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, कि आप अगर आप समुद्र के तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, कि अगर आपकी जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर तक है, तो आप यहां पर क्या देखते हैं दोस्तों कि आप यहां पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को पाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब है कि यहां पर बहुत ठंड होती है और यहां पर जो आपके पेड़ होते हैं वो ठंड में जीवित रह सकते हैं। अगर आप एक ऐसे पहाड़ पर, एक ऐसे पर्वत पर मौजूद हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो 1000 से 200 मीटर के आसपास है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और इस प्रकार के ठंड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के जो हमारे वृक्ष होते हैं उनको देखते हैं। क्या क्या दिखता है दोस्त, इसके अंदर हम लोग आपको देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र के अंदर हमें 1000 से जो हमें 2000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद जो हमारे वृक्ष होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ओक और चेस्टनट के नाम से पुकारते हैं। तो 1000 मीटर से 2000 मीटर के आसपास के अंदर इसकी इतनी ऊंचाई पर मौजूद जो हमारे पेड़ होते हैं उनको ओक और चेस्टनट के नाम से पुकारा जाता है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफी आपको चौड़ी दिखती हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफी चौड़ी चौड़ी इनकी पत्तियां होती हैं। तो अभी हम लोग पर्वतीय वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्वतीय वनों का मतलब हमारे ऐसे जंगल जो हमें पहाड़ों में या फिर पर्वतों के अंदर दिखते हैं। आपके ऐसे ये जो पर्वतीय वन है, इनके अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि ये ऊंचाई के हिसाब से, जितना ऊंचाई पर आप जाते हैं उसके हिसाब से ये आपको अलग अलग स्वरूप में दिखते हैं। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के ऊपर जब आप जाते हैं, इतनी ऊंचाई पर मौजूद जो आपके पहाड़ों पर आपके पेड़ होते हैं उनको हम लोग ओक और चेस्टनट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार के हमारे पेड़ ज्यादा दिखते हैं आपको, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो आपको काफी चौड़ी दिखती हैं। अब हम अगर आगे बढ़े, है ना, तो अभी 1000 से 2000 मीटर तक को देखा जो आपको कम ऊंचाई वाला दिखता है। लेकिन हम जब इससे भी ऊंचाई पर जाएं कि 1500 मीटर से 3000 मीटर की, अगर कोई ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई आप देखते हैं कि 1500 मीटर से 3000 मीटर के आसपास है, तो ये काफी बड़ी हो गई, ये काफी ऊंचाई हो गई, है ना। आप देखते हैं कि ऐसे हमारे पर्वत जो मुख्य तौर पर 1500 मीटर से 3000 मीटर के आसपास आते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि ठंडे माहौल को पाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को पाते हैं, बहुत ठंडे इलाकों को हम लोग देखते हैं। और इस प्रकार के वन जो है ना, हमारे ऐसे हमारे जो वृक्ष हैं जो हमें 1500 मीटर से 3000 मीटर के आसपास दिखते हैं, यहाँ पर हम लोग मुख्य तौर पर शंकु के आकार के पेड़ों को देखते हैं। कि अगर आप मुख्य तौर पर ऐसे ऊंचाई के क्षेत्र पे जाते हैं जहां पर अधिकतर जो आपके पहाड़ों की ऊंचाई है वो 1500 मीटर से 3000 मीटर के आसपास है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो आपको वृक्ष मिलेंगे वो आपको कैसे दिखते हैं, वो आपको शंकु के आकार के दिखते हैं। जैसे आप क्रिसमस ट्री को देखते हैं ना दोस्तों, आपको दिख रहा है शंकु के आकार के वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार के शंकु के आकार के वृक्ष आप लोग इन क्षेत्रों के अंदर मुख्य तौर पर देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद के 1500 मीटर से
1500 मीटर से आप देखते हैं कि 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पेड़ होते हैं वो अधिकतर शंकु के आकार के होते हैं। शंकु आप सभी को पता है कुछ ऐसा होता है दोस्तों, है ना। और आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें पाइन नाम का ये जो पेड़ होता है वो दिखता है, देवदार नाम का पेड़ दिखता है। उसी के साथ आप देखते हैं कि सिल्वर फर, उसी के साथ स्पूश और सीडर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे पेड़ होते हैं जो हम मुख्य तौर पर कहां पर देखते हैं, ये हमें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर दिखता है। तो पर्वतीय वनों की अगर हम बारे में बात करते हैं, 1000 से 2000 तक की ऊंचाई पर हमें अलग प्रकार के पेड़ दिख रहे थे। अगर आपने पीछे देखा तो वहां पर हमें आप दिखता है कि ओक और चेस्टनट जैसे पेड़ दिखते हैं जिनकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं। वहीं जब आप अधिक ऊंचाई पर गए 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, तो वहां पर जो वृक्ष थे वो शंकु आकार के दिखे और इसमें हमें मुख्य तौर पर पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पूश और सीडर नामक फल दिखे। अब इससे भी ऊंचे चले जाएं कि अगर हम लोग 3600 मीटर से, है ना, कि 3600 मीटर से आप देखते हैं कि और ऊंचाई पर जाएं, है ना, 3600 मीटर से और ऊंचाई तक अगर आप जाएं तो वहां पर हमें मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि अल्पाइन वनस्पति दिखती है। इस प्रकार की वनस्पतियां हमारे ऐसे पेड़ पौधे या फिर हमारी ऐसी वनस्पतियां जो हम 3600 मीटर या फिर उससे ऊंचे स्थान पर देखते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग एल्पाइन वनस्पति के तौर पर पुकारते हैं, है ना। और आप क्या देखते हैं कि ये जो एल्पाइन वनस्पति होती है कि एकदम ऊंचाई के बर्फ है, बर्फ के बीच में आप देखते हैं कि छोटा मोटा इलाका हुआ, आपको छोटा सा क्षेत्र दिखता है, यहीं पर क्या देखते हैं आपको कि इस प्रकार की आपकी वनस्पति उग जाती है। तो 3600 मीटर या फिर इससे और ऊंचाई पर जब आप जाते हैं, वहां पर मौजूद जो आपकी वनस्पति होती है पहाड़ों पर, उसको हम लोग एल्पाइन वनस्पति के तौर पर पुकारते हैं। और इसमें हमें कौन कौन से पेड़ दिखते हैं दोस्तों, इसमें हमें सिल्वर फर, उसी के साथ पाइन, जूपिन और बर्च, कुछ ऐसी प्रकार की वनस्पतियां हमें देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो मुख्य तौर पर हमने देखा कि हमारे पर्वतीय वनों का मतलब क्या है। हमारे पर्वतीय वनों का मतलब है हमारे जंगल या फिर वन जो मुख्य तौर पर पहाड़ों पर मौजूद हैं। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक हमें अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। उसी के साथ 1500 मीटर से 3000 मीटर पर हम देखते हैं कि हमें पाइन, देवदार की वनस्पतियां दिखती हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, कि पूरा ठंडा इलाका दिखता है एकदम। और उसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ इलाकों पर, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों पर हमें पेड़ दिखते हैं। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उनको हम लोग एल्पाइन वनस्पति के तौर पर पहचानते हैं। इनमें हमें दिखता है सिल्वर फर, पाइन, जूनिपर और बर्च, कुछ ऐसे ही हमारे क्या है वृक्ष हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप सभी के साथ अब आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि पर्वतीय वनों के अंदर किस प्रकार के हमें जानवर दिखते हैं, है ना। ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो हमारे पर्वतीय वन है यहाँ पर हमें किस प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो हमारे पर्वतीय वन है यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर हिमालय का जो आपका दक्षिणी ढाल है और जो हमारे उत्तर पूर्व के भारत है ना, वहां पर हमें क्या दिखता है कि जो हमारा पूरा हिमालय का जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड का जो आपका पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग पर्वतीय वन के तौर पर पुकारते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं इस पर्वतीय वनों के अंदर, उनको तो देख लिया। अब ये समझने वाले हैं कि पर्वतीय वनों के अंदर हमें किस प्रकार के जीव जंतु या फिर जानवर देखने को मिलते हैं। इन वनों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमें मिलता है कश्मीरी मृग। क्या मिलता है दोस्तों, इन वनों के अंदर हमें मिलता है कश्मीरी मृग, जो कश्मीर के अंदर हमें मिलता है। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि चित्तीदार हिरण, है ना। हमें क्या मिलता है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमें चित्तीदार हिरण भी दिखता है। उसी के साथ हमें दिखता है बारासिंगा, गिलहरी, आइसबर्ग, है ना। आप देखते हैं कि हमें आइस बैकस भी दिखता है। और उसी के साथ साथ हमें बकरी, तेंदुआ, तो ये सभी कुछ हमारे जानवर होते हैं जो मुख्य तौर पर हमें पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। तो ये ऐसे जानवर हैं जो ठंड में बहुत अच्छे तरीके से जीवित रह सकते हैं और ये ठंड में ही जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है जो आपको जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक दिखता है, उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, उस पर्वतीय वन के अंदर हम लोग इस प्रकार के जानवरों को देखते हैं, जिसमें हमें मुख्य तौर पर हमारा कश्मीरी मृग, चित्तीदार हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, उसी के साथ बारासिंगा और हमारा हिमालय का बर्फ का तेंदुआ, बकरी, ये सभी जानवर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने आपके साथ भारत के अंदर मौजूद जो हमारे 4 प्रकार के वनस्पतियों के प्रकार हैं या फिर जो हमारे वनों के प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। सदाबहार वन को पढ़ा, पर्णपाती वन को पढ़ा, कटीले वनों के बारे में जाना और उसी के साथ अभी अभी हमने आपके साथ पर्वतीय वनों की कहानी को समझा। आगे बढ़ते हुए भारत के अंदर मौजूद जो हमारी अब अगले प्रकार के वन होते हैं जिनको हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से पुकारते हैं, उनका एक एक कर आपके साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करेंगे दोस्तों, मैंग्रोव वन की क्या कहानी होती है इसको एक एक कर हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में।
देखिए, इस प्रकार के जो आपके जंगल होते हैं ये हमें कहाँ देखते हैं कि जहां पर कोई नदी, मान लीजिए कि एक नदी बह रही है, और नदी जब बहती है तो मुख्य तौर पर क्या करती है, नदी बह रही है और नदी जब क्या करती है, नदी के अंदर पानी होता है, और नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो अपने बहुत सारे क्या कर लेती है, धाराएं को खोल लेती है। ये नदी है आपकी, मान लीजिए कि ये आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है और बहुत लंबा सफर तय करती है, और फिर आपको दिखता है कि ये समुद्र में मिल रही होती है। तो समुद्र में मिलने से पहले आप देखते हैं कि गंगा नदी की या फिर किसी भी नदी की बहुत सारी धाराएं खुल जाती हैं, या फिर उसके बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, आप कैसे है ना, पानी बहुत सारी धाराओं में बहता है, और इन्हीं धाराओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं धाराओं को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं धाराओं को हम लोग डेल्टा कहते हैं। और इसी डेल्टा के अंदर आप लोग देखते हैं कि कुछ पौधे उग जाते हैं, और इन्हीं पौधों को हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। कि आपकी गंगा की नदी हुई, महानदी हुई, कृष्णा नदी हुई, गोदावरी नदी हुई, कावेरी नदी हुई, कि जब ये आपकी नदियां बह रही होती हैं, ये अपनी एक निश्चित आकार में बह रही होती हैं, लेकिन जब ये समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में मिलते हुए इनकी बहुत सारे मुंह बन जाते हैं या फिर धाराएं खुल जाती हैं, और इन्हीं धाराओं के अंदर आप देखते हैं कि कुछ हमारे क्या बन जाते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि पेड़ उग जाते हैं, हमारी वनस्पतियां उग जाती हैं, उन्हीं को हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको मानचित्र के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी गंगा नदी आपको बहती हुई दिख रही है, और ये जो हमारी गंगा नदी बह रही है तो आपको दिखता है कि जब ये मुख्य तौर पर समुद्र में गिरती है तो उसके आप देखते हैं कि बहुत सारे मुंह बन जाते हैं। ऐसे आपकी महानदी हुई, अगर आप देखें कि जब ये समुद्र में गिर रही है तो उसके 3-4 आपको मुंह बनते हुए दिखते हैं। ऐसे आप देखते हैं कि गोदावरी नदी है कि जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, समुद्र में गिर रही है, तो आप देखते हैं कि इसके बहुत सारे मुंह या फिर धाराएं, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, कि अपना डेल्टा बनाती हैं। और ये जो डेल्टा होते हैं ना, यहां पर ही आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कुछ स्पेशल प्रकार की हमें वनस्पतियां मिलती हैं, इनको ही हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। ये आपका मैंग्रोव वन का चित्र है। अच्छा, मैंग्रोव वन के अगर आप पौधों को देखें या फिर यहाँ पर मौजूद जो हमारी वनस्पतियों को आप देखते हैं, तो आप पाते हैं कि इनका जो आधा भाग है वो पानी के अंदर हमेशा डूबा रहता है और आधा भाग पानी के ऊपर रहता है। तो मैंग्रोव वन हमारे वो वनस्पतियां होती हैं जो मुख्य तौर पर हमें, जब कोई नदी समुद्र में गिर रही होती है, उसके आसपास की जो धाराएं होती हैं, वहीं पर आप देखते हैं कि उसी डेल्टा के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि अपनी इन हमारे जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको देखते हैं। मैं दोबारा बताता हूं कि डेल्टा क्या है, ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कि एक नदी बह रही है, और नदी बहते हुए क्या करती है, अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारी ये नदी बह रही है, गंगा नदी। अब जब गंगा नदी बह रही है समुद्र में, तो आप देखते हैं कि इसकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं, और इन्हीं धाराओं के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं, कुछ जानवर रहने लगते हैं। इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग डेल्टा के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पर मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि हमारे जो डेल्टा के अंदर मौजूद जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे मैंग्रोव वन, जो आधे पानी के अंदर और आधे पानी के ऊपर आपको दिखते हैं, है ना। तो जो पानी के अंदर का भाग होता है दोस्तों, वो आपको दिखता है कि वो पानी लेता रहता है, जीवित रहता है, और जो बाहर का भाग होता है वो क्या करता रहता है, वो सांस लेता रहता है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारी ये मैंग्रोव वन हमें दिखते हैं। अच्छा, इस प्रकार के जंगल में कि अगर हम लोग देखें कि जो हमारे ये डेल्टा के आसपास मौजूद जो हमारा ये मैंग्रोव वन है, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा आम वृक्ष और क्या दिखता है दोस्तों, सुनहरी वृक्ष दिखता है। तो कुछ इस प्रकार का आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर हम देखें, ये आम का वृक्ष नहीं है, ये आम है, मैंगो नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साधारणता, आम का मतलब होता है सामान्यता, है ना, सामान्य तौर पर ये आम दिन है, सामान्य दिन है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर आम तौर पर, सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हमें सुनहरी नाम का ये जो वृक्ष होता है वो दिखता है। आप देख पा रहे हैं कि इसका आधा भाग पानी के अंदर है और आधा भाग आप देख पा रहे हैं कि पानी के ऊपर है। और ये मैंग्रोव वन के नदी आप देख पा रहे हैं कि समुद्र में जा रही है, उसके आसपास ही आप देखते हैं कि ये वृक्ष आपको बनता हुआ दिखता है। इस प्रकार का ये जो हमारा क्या है, आप देखते हैं कि जो मैंग्रोव वन है ये हमें मुख्य तौर पर सुंदरवन डेल्टा के अंदर दिखते हैं। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा जो है दोस्तों वो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आपको दिखता है। और इसी मैंग्रोव वन के आसपास या फिर सुंदरवन डेल्टा के आसपास आप क्या देखते हैं कि हमें कुछ मशहूर जानवर भी दिखते हैं, जैसे आपका रॉयल बंगाल टाइगर हुआ। उसी के साथ आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कुछ कछुए हुए, घड़ियाल हुए, सांप हुए। ये जो हमारे क्या होते हैं, कुछ और जानवर हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं, जो हमें हमारे मैंग्रोव वन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक बार जल्दी से जो भी अभी तक हमने अपने वनस्पतियों के प्रकारों के बारे में पढ़ा है, कहां कहां पर हमें ये मिलते हैं और क्या क्या इनके नाम हैं, एक बार जल्दी से उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था, सबसे पहले थे हमारे वर्षावन, जिसे हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सदाबहार वन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है। ये हमारे पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत द्वीप समूह पे दिखता है।
एबनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये हमारी वनस्पतियां यहाँ पर दिखती हैं। और यहाँ पर हमें हाथी, बंदर, लेमर और हिरन जैसे जानवर दिखते हैं। पर्णपाती वन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो हमारा ये पर्णपाती वन है, यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यूपी, बिहार, मध्य भारत का जो हमारा इलाका है, वहां पर ये हमें क्षेत्र दिखता है। यहाँ पर सागौन, बांस, सास, चंदन, इस प्रकार के हमारे वृक्ष मिलते हैं। और ये जो हमारे जानवर हैं, शेर, बाघ, सुअर, हिरन, हाथी, ये जानवर हमें पर्णपाती वनों में दिखते हैं। तीसरे प्रकार के जो हमारे वन है, उन्हें कटीली झाड़ी कहा जाता है, जहां 70 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। राजस्थान, गुजरात हमारे इसके मुख्य शहर हैं, राज्य हैं। बबूल और खजूर, ऐसे जो हमारे क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर हमारे ये वृक्ष हैं जो हमें कटीली झाड़ियों में दिखते हैं। और ये जानवर हमें हमारे कटीले वनों के अंदर मिलते हैं। फिर हमने बात करी पर्वतीय वनों के बारे में, और पर्वतीय वनों के अंदर बारिश की उपस्थिति आप देखते हैं कि ज्यादा नहीं होती है। हमारा जो हिमालय का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ, या फिर आप लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इलाका हुआ, या फिर उत्तराखंड का इलाका हुआ, वहां पर ये हमें हमारे पर्वतीय वन दिखते हैं। इसमें पाइन, देवदार, फर और सीडर ऐसे पेड़ मिलते हैं। और यहाँ पर हमें बारासिंगा, हिमालय का तेंदुआ, आइसबैक्स, लाल पांडा, चित्तेदार हिरण और भेड़ देखने को मिलते हैं। और आखिरी था हमारा मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन को हमें कहाँ देखते हैं कि जब आपकी नदी समुद्र में मिल रही होती है, जो डेल्टा बनता है, वहीं पर हमें मैंग्रोव वन मिलते हैं। और यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष होता है, ऑर्किड नाम का वृक्ष हमें देखने को मिलता है। और मुख्य तौर पर जो हमारा प्राणी हमें मिलता है, उसे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से पुकारते हैं। तो ये जितनी भी हमने वनस्पतियां पढ़ी, क्या उनके प्रकार हैं, कितनी बारिश होती है, कौन से क्षेत्रों में है, कौन से वनस्पतियां हैं, कौन से प्राणी होते हैं, उनको हमने आपके समक्ष यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे अपने वन्य प्राणियों के बारे में, कि कैसे हम लोग अपने जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकारों के द्वारा क्या कोशिश की जा रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश की सरकार किस तरीके से हमारे जो ये वन के अंदर मौजूद जानवर हैं, उनकी सुरक्षा को, अपने कार्यों को करती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर अगर हम लोग देखें, हमारे प्यारे भारत देश के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर जो जंतुओं की संख्या है, कि कितने प्रकार के हमें जंतु दिख जाते हैं, तो 90,000 से भी अधिक अलग अलग प्रजाति के हमें जानवर मिलते हैं। और इसके अंदर अगर पक्षियों की बात की जाए, तो हमारे पास लगभग 1200 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग प्रकारों के हमें अपने पक्षी यानी कि उड़ने वाले जानवर दिखते हैं। अगर हम लोग देखें कि भारत के हर राज्य के अंदर, भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के जानवर हमें दिखते हैं। बात की जाए अगर असम की, कर्नाटक की और केरल की, तो यहाँ पर हमें हाथी देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मुख्य तौर पर हमारे असम और बंगाल के दलदली इलाकों में, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर हमें गेंडा देखने को मिलता है। बात की जाए रण के कच्छ में, जो हमारे गुजरात का इलाका है, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं वहां पर हमें जंगली गधे, और आप क्या देखते हैं कि हमें ऊंट देखने को मिल जाते हैं। तो मुख्य तौर पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो भारत देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। भारत देश के अंदर लगभग 90,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के हमारे ये जानवर मौजूद हैं। हर एक राज्य के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें जानवर दिखते हैं, और ये जो टोटल जानवर हैं, इन सभी को सुरक्षा देना हमारी भारत सरकार का कर्तव्य है ना। तो आप देखते हैं कि ऊंट भी हमें मिल जाते हैं हमारे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, और जंगली गधे भी आप देखते हैं कि हमें इनकी वहां पर प्राप्ति होती है। अब हम देखें कि इनके अलावा भारत में हमें देखते हैं कि हमें कुछ और जानवर भी दिखते हैं। ये तो कुछ हमारे मुख्य जानवर हैं या फिर प्रमुख जानवर हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ आपको क्या दिखता है कि भारत के परिपेक्ष में ही आपको दिखते हैं, जैसे नील गाय हुई, और उसी के साथ हिरण हुआ। ये कुछ अन्य और जानवर हैं जो आपको कहां पर दिखते हैं दोस्तों, आपको भारत देश के अंदर दिखते हैं। भारत दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। ये हमारा शेर होता है दोस्तों, है ना, और आप देखते हैं कि ये हमारा बाघ होता है। तो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर दोनों की उपस्थिति हमें दिखती है। गुजरात के अंदर हमें गिर के अंदर, गुजरात का जो गिर इलाका है, वहां पर हमें शेर मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ अगर हम लोग सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर देखते हैं तो हमें वहां पर बाघ भी मिलता है। तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो हर प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग जानवरों को अपने यहाँ पर रखता है। अब इन सभी जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन सभी जानवरों को बचाए रखने के लिए, इन सभी जानवरों के जीवन को बनाए रखने के लिए आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर भारत की सरकार के द्वारा बहुत से प्रयत्न किए गए हैं। क्या किया गया है, हमारे देश की सरकार ने इन जंगलों को क्या कर दिया है, आप देखते हैं कि बायो रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया है। इसका मतलब है कि आप ये जो जंगल देखते हैं, इन जंगलों के अंदर किसी प्रकार के शिकार पर
आपको आज्ञा नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई शिकार नहीं हो सकता, जानवरों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ कार्य आप देखते हैं कि भारत की सरकार के द्वारा इस संदर्भ में किए गए हैं। तो भारत के कुछ कुछ राज्यों में, जैसे आप देखें कि जो हमारा गुजरात राज्य है, वहां पर ग्रेट रन ऑफ कच्छ इस नामक हमने क्या किया है, अपना बायो रिजर्व बनाया है, जहां पर जानवरों को सुरक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर है पन्ना बायो रिजर्व, और उसी के साथ हम देखते हैं कि पचमारी बायो रिजर्व हमें दिखता है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। उसी हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर गल्फ और मन्नार, है ना, यहां पर हमें दिखता है दोस्तों हमारा बायो रिजर्व। नीलगिरी आपको दिखता है दोस्तों, केरला के अंदर हमारा नीलगिरी के अंदर हमें बायो रिजर्व दिखता है। उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी बायो रिजर्व दिखता है आपको। उसी के साथ जो मुख्य मुख्य है उनको हम लोग देख लेते हैं। बात की जाए किसकी दोस्तों, कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको मेघालय के अंतर्गत दिख जाता है, और दिहांग दिहाब ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत दिखता है, और सुंदरवन आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है, और सिमिलपाल नेशनल पार्क ये आपको उड़ीसा के अंतर्गत दिखता है। तो भारत की ये कुछ बेहतरीन आपको क्या दिखते हैं, मुख्य तौर पर हमारे बायो रिजर्व पार्क दिखते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है, और भारत की सरकार इन सभी बायो रिजर्वों की क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। हमारा सुंदरवन हुआ, मन्नार की खाड़ी हुई, आप देख सकते हैं मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि आपका मन्नार की खाड़ी हुई, सुंदरवन आपका हुआ, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में सुंदरवन हुआ, मन्नार की खाड़ी हुई, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, है ना। ग्रेट निकोबार अगर आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व क्षेत्र है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि सीमिलपाल हुआ, दिहांग दिबाग हुआ, डीबू साइकोला हुआ, कंचनचुंगा हुआ, और चंपड़ी हुआ, अचन कमर, अमरकंटक, ये हमारे कुछ भारत के अंदर महत्वपूर्ण क्या है आपको देखते हैं कि बायो रिजर्व हैं। और इनके अंदर भारत सरकार क्या करती है, इन क्षेत्रों के अंदर मौजूद जो हमारे जानवर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है और उनके जीवन को बचाए रखने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर तो हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ भारत सरकार किस तरीके से अपने जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है वो देखा। उसी के साथ साथ भारत के अंदर हमें किन किन प्रकार के वनों को देखने को मिलता है उसको देखा। हमारी आज की इस क्लास के अब हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक कर देखते हैं। सवाल है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। देखो रबड़ जो होता है ना दोस्तों, इसको भी उगाया जाता है, रबड़ का भी पेड़ होता है, और आप देखते हैं कि इस पेड़ की मदद से रबड़ तरल पदार्थ में रिस रिस करके आता रहता है, तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता रहता है। तो ये जो आपका रबड़ है ये मुख्य तौर पर हमें किस प्रकार की वनस्पति दिखता है, ये हमें दिखता है उष्ण कटिबंधीय वन, या फिर जिसे हम लोग वर्षा वन भी कहते हैं ना, वहां पर जहां पर ज्यादा बारिश आप होते हुए देखते हैं वहां पर हम लोग रबड़ का उत्पादन करते हैं। सिकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा सिकोना का वृक्ष है वो 100 सेंटीमीटर तक की जो बारिश वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि सिमिलपाल जीव मंडल निश्चय इनमें से कौन से राज्य से है। अगर आपने पीछे देखा होगा तो आपने देख लिया होगा कि मुख्य तौर पर हमारा सिमिलपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा राज्य के अंदर मौजूद था। और यही पर आपसे पूछा गया कि जो आपका सिमिलपाल जीव मंडल निश्चय है, जिसे हिंदी में जीव मंडल निश्चय कहा जाता है, इंग्लिश में बायो रिजर्व कहा जाता है, ये मुख्य तौर पर उड़ीसा राज्य के अंदर मौजूद है। भारत के कौन कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं। एक तो भारत के अंदर भी हैं, ऐसे ही भारत के कुछ जीव मंडल निश्चय इतने बड़े हैं और वो इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करते हैं कि उनको विश्व के जीव मंडल निश्चयों की सूची में रखा जाता है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा मानस है ना बच्चों, मानस हमारा जो जीव मंडल निश्चय है इसे विश्व के जीव मंडल निश्चयों में भी शामिल किया जाता है। ठीक है, और मानस का अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये रहा हमारा प्यारा मानस, है ना, ये दिख रहा है आपको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों के आधार पर किया गया है। हमें हमारे देश के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जानवर दिखते हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे दिखते हैं वो जमीन के आधार पर कि हमारे देश की जलवायु कैसी, हमारे देश के अंदर भूमि कैसी है, पहाड़ों पर अलग दिखते हैं, मैदानी क्षेत्र में अलग दिखते हैं, समुद्री क्षेत्र में अलग दिखते हैं, और वहां की आबो हवा, वहां का मौसम या फिर जलवायु कैसी है, उसके आधार पर हमें भारत में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं। पूछा जा रहा है कि जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। जीव मंडल निश्चय, जिसे हम लोग बायो रिजर्व भी कह रहे हैं, एक ऐसा इलाका या फिर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां के निवासियों की सलाह पर क्या किया जाता है, एक सरकार एक कमेटी बना देती है, और उसी के साथ साथ वहां के जो स्थानीय लोग होंगे, अगर उत्तराखंड के अंदर एक बायो रिजर्व बनाया जा रहा है तो जो उत्तराखंड के लोकल लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, उनकी मदद के साथ सरकार इस बायो रिजर्व को बनाती है।
स्थानीय लोग और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि देश की सरकार मिलकर यहाँ पर मौजूद जो हमारे जानवर हैं और यहाँ पर मौजूद जो हमारी वनस्पतियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है ना। और ये कोशिश की जाती है ताकि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकें और मुख्य तौर पर इन संसाधनों का, अपने इन जानवरों का और अपनी इन वनस्पतियों का सदुपयोग कर सकें। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और पर्वतीय वनों में मिलते हैं। अच्छा, जब हमारे देश के अंदर स्थानीय सरकार और स्थानीय लोग और देश की सरकार से ये तैयारी हो जाती है कि किसी इलाके को जीव मंडल निश्चय बनाया जाएगा, उसके बाद यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन है उसके साथ उससे मान्यता मिलने के बाद किसी इलाके को हम लोग जीव मंडल निश्चय के तौर पर पुकारते हैं। अगला कहा जा रहा है कि कुछ दो ऐसे जानवरों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में हमें मिलते हैं। तो हमारा मुख्य तौर पर हाथी हुआ और हिरन हुआ, ये हमारे दो ऐसे जानवर हैं जो हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वनों में दिखते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है। और पर्वतीय वनों के अंदर यानी कि जो हमें पहाड़ों में मिलने वाले हमारे जानवर हैं दो, उनके नाम है याक और उसी के साथ हम देखते हैं कि हिमालयन तेंदुआ, है ना, जो बर्फ में मौजूद हमारा तेंदुआ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में आपको अंतर बताना है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत के अंदर आपको अंतर बताना है। किसी क्षेत्र की वनस्पति प्रजातियों को सामूहिक रूप से, कि किसी क्षेत्र के अंदर, किसी शहर विशेष के अंदर, किसी शहर के अंदर या फिर किसी देश के अंदर या फिर किसी राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार की हमें प्रजातियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की हमें वनस्पतियां या फिर पेड़ पौधे मिलते हैं। किसी देश के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। इन सभी वनस्पतियों को जब हम एक समूह के तौर पर पुकारते हैं तो इसको हम लोग वनस्पति जगत के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? इन्हें वनस्पति जगत या फिर वनस्पति जात के तौर पर भी पुकारा जाता है। वहीं किसी क्षेत्र के अंदर मिलने वाले जो हमारे अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, जब इनको हम सामूहिक तौर पर पुकारते हैं तो इनको हम लोग प्राणी जात या फिर प्राणी जगत के तौर पर कहते हैं। पूछा जा रहा है सदाबहार वन और पर्णपाती वन क्या होते हैं, इनमें अंतर बताइए। भाई सदाबहार वन के अंदर आप देखते हैं कि हर महीने, साल के 12 महीने के अंदर आपको क्या दिखता रहता है? आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर यहाँ पर जो आपके पेड़ होते हैं वहां पर हरियाली लगी रहती है। यहाँ पर साल में आपको क्या दिखता रहता है? पत्ते गिरते भी रहते हैं और हरियाली आती भी रहती है। तो सदाबहार वन, सदाबहार वर्षा वन यानी कि बारिश अच्छी होती है, पेड़ पर से पत्ते गिरते रहते हैं और नए पत्ते पूरे समय मौजूद भी रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए पर्णपाती वन की, तो पेड़ जो होता है पर्णपाती वन के अंदर आप देखते हैं कि साल के एक ही महीने में ये जो सारे पर्णपाती वन होते हैं एक साथ अपने पेड़ों को गिरा देते हैं। आप देखते हैं कि पर्णपाती वन जो हमारे जितने भी जंगल हैं वहां पर मौजूद जितने भी पेड़ होते हैं वो एक ही महीने के अंदर, एक ही समय विशेष के अंदर, एक ही मौसम विशेष के अंदर अपने सारे पत्तों को गिरा देते हैं। वहीं सदाबहार वन में ऐसा नहीं होता, वो हर महीने के अंदर आप देखते रहते हैं कि कुछ पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे हैं, फिर आने वाले समय में कुछ और गिरा रहे हैं। तो ये इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर आपको दिखता है। पूछा जा रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली जो हमारी वनस्पतियों के नाम है ये बताइए, और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियां कौन कौन सी हैं ये बताइए। भारत में हम देखते हैं कि हमें मुख्य तौर पर 5 प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कहलाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर जिसे हम लोग वर्षा वन के नाम से भी पुकारते हैं। उसके बाद हमें दिखती है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर दिखती है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन यानी कि झाड़ियां, उसके बाद हमारा पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। और अधिक ऊंचाई पर हमें जो क्या मिलती हैं, हमारी वनस्पतियां मिलती हैं, वो कहां पर मिलती हैं दोस्तों? वो हमें पर्वतीय वन में मिलती हैं। पर्वतीय वन यानी कि पहाड़ों में मिलती हैं। पहाड़ों के अंदर अगर हम अलग अलग ऊंचाई से देखें कि अगर आप 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो उसे हम लोग आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पेड़ होते हैं उनके अंदर आपको चौड़ी पत्तियां देखने को मिलती हैं और यहाँ पर हमें ओक और चेस्टनट, ये 2 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1500 मीटर से 3000 मीटर तक की जो हमारी ऊंचाई वाले जितने भी हमारे वन होते हैं उन्हें हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद जो हमारे पेड़ पौधे हमें दिखते हैं वो शंकु के आकार के आपको दिखते हैं। और इसके अंदर पाइन हुआ, देवदार हुआ, सिल्वर फर हुआ, ये सभी जो हमारे पौधे हैं या फिर जो हमें पेड़ हैं देखने को मिलते हैं। अगला है कि 3600 मीटर के, अगर आपकी जो पर्वत है या फिर जो पहाड़ है वो 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर है, वहां पर हमें अल्पाइन नाम की वनस्पति मिलती है। और इसके अंदर आप देखते हैं कि ये बहुत ही ठंडे क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ऊंचाई के आधार पर हमने देखा कि हमारे पर्वतीय वन 3 कैटेगरी के रहे। एक था 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई, 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई और 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई। भारत के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में आप देखते हैं कि जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, यानी कि इनका जीवन समाप्त हो रहा है। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए ताकि हम समझ सकें कि वो कौन से जानवर हैं जो संकट में हैं, यानी कि जो समाप्त होने वाले हैं। अगर हम देखें कि दोस्तों हमारा चीता हुआ, शेर, बाघ, गोरैया, ये कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं जिनका बहुत ज्यादा संख्या में क्या हुआ है, आप देखते हैं कि
इनका शिकार हुआ है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी है और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने की वजह से ये जो जंगल थे जहां पर ये रहा करते थे उनके घरों को समाप्त कर दिया गया। तो मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य ने अपना घर बसाने के लिए जंगलों को समाप्त कर दिया, ये जो जानवरों के घर थे उनको समाप्त कर दिया। पर्यावरण में प्रदूषण होने की वजह से भी आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारे ये जानवर हैं वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ रहे हैं, यानी कि इनका जीवन आप देखते हैं कि समाप्त हो रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि जो हमारे मकान, कारखाने, और हमने जब अपनी जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खेत चाहिए, कारखाने काम के लिए इलाके चाहिए, तो जंगलों को समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे के सारे जानवर आपको संकटग्रस्त श्रेणी में दिखे। अगला है कि भारतीय वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर धनी क्यों है। हम ये क्यों कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक तौर पर अगर आप देखा जाए तो भारत अच्छे अच्छे प्रकार के जानवरों को देखने को मिलते हैं भारत में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें अच्छी प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। तो भारत में हमें हर प्रकार की जलवायु के देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें वर्षावन भी दिखते हैं, हमें पतझड़ भी दिखती है, मरुस्थलीय इलाका भी दिखता है और पर्वतीय इलाका भी दिखता है। और ये जो नाना प्रकार के, नाना मतलब अलग अलग प्रकार की जो हमारी ये वनस्पतियां हैं, ये इन्हीं अलग अलग मौसम में उगने के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाती है। पर्वत के इलाके भी हैं, समुद्र का किनारा भी है, मरुस्थल भी है, और बारिश के इलाके भी हैं, हमारा सदाबहार वन भी है। तो इसी वजह से हमें भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। चलिए आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन को डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया आज की क्लास में, हमने कटीले वन तथा झाड़ियों को देखा, उसके बाद पर्वतीय वन की कहानी को देखा, और उसी के साथ साथ हमने आपके साथ इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहे थे उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष डिस्कस किया। तैयार हो जाइए क्विज के लिए। आपके सामने आज की क्लास का सबसे पहला सवाल रखा जा रहा है, निम्न में से कौन कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है ना। तो आपको बताना है कि कटीले वन जो होते हैं उसकी प्रमुख प्रजाति कौन सी है, ये आपको बतानी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौड़ी पत्तीदार वाली सदारहित वृक्ष जैसे ओक और चेस्टनट हमें कौन से हमारे वनों में देखने को मिलते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाले हमारे ये वृक्ष होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कौन से प्रकार के हमें वनों में दिखते हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शंस और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जंगल जगह की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। जंगल जो होते हैं, किसी भी क्षेत्र के जो वन होते हैं, वो वहां की जलवायु को कैसे प्रभावित कर देते हैं, ये आपको बताना है। एक अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर आप सवाल को समझेंगे तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे कि अगर किसी क्षेत्र में जितने ज्यादा जंगल होंगे तो वहां की जलवायु कैसे प्रभावित हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस राज्य में हमें सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल दिखता है। तो ये तो हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस रहे, एक एक कर इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला रहा कि निम्न में से कौन से हमारे कटीले वन है जो प्रमुख प्रजाति है। कटीले वनों की प्रमुख प्रजाति है अक्सिया, है ना, पाइन, देवदार, मोहगिनी, ये तो हमारे पर्वतीय वन है। चौड़ी पत्तेदार जो हमारे वृक्ष होते हैं जिसे ओक और चेस्टनट कहा जाता है, जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमें दिखते हैं, ये मुख्य तौर पर हमारे पर्वतीय वन होते हैं दोस्तों। अगला, जंगल जो होता है, अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा अच्छे जंगल होंगे, वहां के वन ज्यादा मजबूत होंगे, अच्छी अधिक हरियाली होगी, तो क्या होगा, वहां की जो जलवायु होगी ना वो प्रभावित हो जाएगी। जंगल के होने से ही, पेड़ों के ज्यादा होने से ही वहां पर वर्षा ज्यादा होगी और वहां का जो तापमान होगा वो नियंत्रित रहेगा, ना तो बहुत ठंडा ना तो बहुत गर्म रहेगा, संतुलित तापमान रहेगा। तो वन के होने से, किसी क्षेत्र में जंगल के अधिक मात्रा में होने से वहां पर ये सब बदलाव होते हैं। मौसम सुहाना रहता है, बारिश अच्छी होती है और उसी के साथ साथ जलवायु नियंत्रित रहती है, संशोधित होती रहती है, बदलती रहती है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है। तो दिए गए नामों में से हम देखते हैं कि जो हमारा मिजोरम है वहां पर सबसे ज्यादा हमें वनों का क्षेत्रफल दिखता है ना। और अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश सही ऑप्शन होता, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे पे मिजोरम है, तो मध्य प्रदेश नहीं था तो इसलिए हमने मिजोरम को चुना। अगला सवाल है कि मुख्य तौर पर हमारी आज की क्लास के जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, जरूर कर लीजिएगा। अपनी अगली क्लास के अंदर जो आपके साथ की जाएगी दोस्तों, उसके अंदर हम लोग जनसंख्या, ये जो आपका एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा, इसको आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या को कैसे नापा जाता है, जनसंख्या और जनगणना में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी।
अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जनसंख्या इसी चैप्टर को आपके समक्ष रखने वाले हैं। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहें। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।